40,000 मंदिर इस देश में ऑन रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके स्थानों पर और दूसरे धर्मों के देवस्थान बना दिए गए और सामान्यतः मस्जिदें बना दी गई। ये मस्जिद उठा के आप जहां बोलो हम वहां बनाए देते हैं, बिल्कुल, और ये स्थान आप हमको दे दो। आज आपने वही किया, लेकिन कितने साल बाद किया? 30 साल बाद किया, 35 साल बाद किया। हिंदू मुस्लिम हो रहा है ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि 2014 से पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, राइट। तो अब थोड़ी बहुत हिंदू की बात होने लगी है तो हिंदू मुस्लिम होने लगा है तो आपको बुरा लगने लगा कि एक तरफ तो ये जैसे हुमायूं कबीर जैसे लोग कहते हैं कि हमारा राज था 800 साल, हमने तो 800 साल राज किया है, और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि हम विक्टिम हैं, हमको दबा के रखा जाता है। अब या तो तुम विक्टिम हो या तो तुमने 800 साल राज किया है। मेरा ही और मेरा भी की प्रॉब्लम है। हम लोग कहते हैं कि मेरा भी ठीक है तेरा भी ठीक है, वो कहते हैं मेरा ही ठीक है बाकी सबका गलत है। जैसे किसी को गाली देनी हो तो वो संघी कहकर संबोधित कर देते हैं, जो कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि ये किस तरीके की भाषा है। 1948 का आपने जिक्र किया, गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस ने कई तरह के सवाल झेले, आज भी सवाल उठ जाते हैं। कभी आगे आकर क्यों नहीं इसको क्लैरिफाई किया जाता कि जिसने कहना है बियॉन्ड अ पॉइंट उसने तो कहना ही है, बार बार कहते हैं, लेकिन उसको रोक नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें साफ साफ संकेत दिया गया कि बहुत जगह पहुंच चुके हैं, बहुत जगह पहुंचेंगे। यानी राम मंदिर का जो लक्ष्य लेकर चले थे वो पूरा हो चुका है, और अब व्हाट नेक्स्ट, ये सवाल सबके जहन में है जब से योगी आदित्यनाथ के बयान को सुना है। आज इस बयान के मायने समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट नेक्स्ट, अब अगला क्या होने वाला है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। 550 साल का इंतजार जब खत्म हुआ, वो भावनाएं क्या थी? आज भी वो लोग जो राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, धर्म ध्वजा पर सवाल उठाते हैं, उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए। और इसी के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखकर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी चर्चा होगी। मुद्दे बहुत सारे होंगे जो आरएसएस से जुड़े हुए भी होंगे। एक ऐसा संगठन जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के देश के लिए वो काम कर रहा है जो शायद कोई और नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आरएसएस सवालों के घेरे में क्यों आता है। चर्चा इन सभी मुद्दों पर होगी। मेरे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। राहुल कौशिक जी का स्वागत कीजिए। स्वागत है आपका। थैंक यू। राहुल जी, आप तो आरएसएस से जुड़े रहे हैं। जी जी जी, आऊंगी आरएसएस पर, विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले योगी के बयान से शुरुआत कर लेते हैं। क्या मैसेज है, अब अगला नंबर क्या? देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी ने जो अपने स्टेटमेंट में कहा वो वही बात है जो लोग सुनना चाहते हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि होना चाहिए। कोई भी जो एक समझदार नेता होता है वो जनता का मूड समझ जाता है, जनता का रुख समझ जाता है और उसके हिसाब से ही बात करता है। तो काशी और मथुरा के जो मंदिर हैं वो हिंदू समाज की आस्था से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। चाहे कृष्ण भगवान का जन्म स्थान हो, चाहे वो स्थान हो जहाँ स्वयं आशुतोष भगवान शिव विराजमान है काशी में, उन स्थानों के बारे में हिंदू समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई मन में विभेद नहीं है, दो तरह के भाव नहीं है। सब लोग ये चाहते हैं कि वो स्थान मुक्त हों, उन स्थानों पर भगवान के मंदिर बने, भव्य मंदिर बने। उन स्थानों पर जो अतिक्रमण है, जो गुलामी की निशानियां हैं, जो ऐसी निशानियां हैं जो उस समय के दहशतगर्दी के माहौल को बताती हैं, जब हमारा समाज टूटा हुआ था, जब हमारे समाज में विघटन था, जब आक्रमणकारी लोगों ने अलग अलग छल प्रपंच करके कब्जा कर लिया था, उसको छुड़ाने के लिए जो जो संभव है, वो जो नेता जनता का मानस समझता है, उसको दिखता है कि जनता ये चाहती है, और शायद इसीलिए योगी जी ने कल ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया जब हम देख रहे हैं कि बंगाल में जी एक हुमायूं कबीर नाम के नेता ने नींव रख दी बाबरी मस्जिद की 6 दिसंबर को। देखिए, मैं इसमें दो चीज़ कहना चाहूँगा। पहली बात तो कि मैंने कल लिखा भी था ट्विटर पर कि हिंदू समाज के लिए 6 दिसंबर की तारीख का महत्व जो है वो 22 जनवरी के मुकाबले अब कम हो गया है। कारण क्या है कि हिंदू समाज हमेशा से ये सोचता रहा है, इस देश में या पूरी दुनिया में हिंदू समाज की हमेशा से ये भावना रही है
कि सौहार्द का माहौल होना चाहिए, समरसता का माहौल होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, सब समाज को साथ मिलकर रहना चाहिए। वो एक परिस्थिति थी जिसमें वो गुलामी का चिन्ह जो था उसको मिटाना आवश्यक था, और वो मिटाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हिंदू समाज ये मैसेज भी दुनिया को देना चाहता था कि हम कोई ऐसे भीरू समाज नहीं है जो डर कर रहते हैं। जब मौका आता है तो हम पलटकर जवाब देना जानते हैं। उस समय ये आवश्यक था कि लोगों को ये समझ आए कि आप हमेशा एक समाज को दबाकर नहीं रख सकते। वो एक स्वतः स्फुटन था भावनाओं का, वो कोई प्लान्ड वहाँ चढ़ के लोग नहीं आए थे। वहाँ आए, उन्होंने देखा, और देखकर उनके भावनाओं का ज्वार ऐसा उमड़ा कि उन्होंने उस ढांचे को 3 घंटे में उड़ा दिया। आप समझिए ना एक बात को कि 3 घंटे में 500 साल पुराना ढांचा गिर गया। आज अगर आप किसी मकान को 200 गज के मकान को तोड़ने बैठे तो लोगों को 1 महीना लग जाता है, जब हमारे पास सब इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है। पर वो कैसा ज्वार होगा, कैसा इमोशनल आउटबर्स्ट होगा, बिल्कुल, कैसा अग्रेशन होगा, क्या उन्होंने सोचा होगा कि 11 बजे उन्होंने शुरू किया और 4 बजे तक 5 घंटे में पूरी 3 बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी जो 500 साल पुरानी थी वो भरभरा के नीचे गिर पड़ी। तो वो समाज का क्रोध था, समाज का रोष था जो उस तरीके से निकला। आज जो ये लोग हैं जो ये बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता पहली बात तो कि कोई अगर अग्रेसर था जिसका भारत से कोई संबंध नहीं था, वो बाहर से आया, उज़्बेकिस्तान से आया, और जब उसके मरने का समय हुआ तो भी उसने यही कहा कि मैं उज़्बेकिस्तान जाके ही मरना चाहता हूँ, और उसकी जो कब्र है वो अब उज़्बेकिस्तान में ही है। ऐसे व्यक्ति को आपका वो श्रद्धा स्थान कैसे हो गया, आपका वो नायक कैसे बन गया? आप क्या सोचते हैं, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है कि आपने ऐसे व्यक्ति को नायक स्वीकार कर लिया, जो व्यक्ति केवल अग्रेसर की भूमिका में रहा, जिसका भारत में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसने भारत में किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं किया। आप क्यों उसको केवल, मुझे क्या लगता है कि ये केवल और केवल 2 चीज़ें हैं। पहला कि जो आपका समाज है, जिसको आपने सुख, समृद्धि, वैभव, पढ़ाई लिखाई, रोज़गार तो दिया नहीं, तो आपको उसको एंगेज करना है किसी तरीके से, तो आप उसको ये सब कह के एंगेज करते हो। दूसरा, आपके अंदर एक कुढ़न है, कोई चिढ़ है आपके अंदर हिंदू समाज के प्रति, इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी के प्रति, या ओवरऑल इस देश के प्रति। आप उसको निकालने के लिए बार बार इस तरह की बातें करते हो। अगर किसी के कोई चोट लग जाती है ना नम्रता जी, तो अच्छा व्यक्ति वो माना जाता है जो उसको कुरेदे ना, क्योंकि जब आप कुरेदते हो ना तो और भी बहुत बातें निकलती हैं। वो ऐसा नहीं होता कभी भी कि जब आप किसी चीज़ को लेके चलते हो तो वो वहीं रुक जाता है। बिल्कुल नहीं। वो शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जब ये ऐसा होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि कहीं रुक जाएगा। आज आप ये समझिए कि 40,000 मंदिर इस देश में ऑन रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके स्थानों पर और दूसरे धर्मों के देवस्थान बना दिए गए और सामान्यतः मस्जिदें बना दी गई हर जगह। आज ही मैं अभी यहाँ आ रहा था तो मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई महिला है, उन्होंने बिहार में वो एक तारा देवी शक्तिपीठ करके, तारा देवी का मंदिर है, वहाँ गई और वहाँ बगल में मस्जिद बनी हुई थी, तो महिला ने एक वीडियो बना दी कि यहाँ अचानक मस्जिद, वो बेचारी युवा थी, मुझे लगता है 25-26 साल की नवविवाहिता थी, वो वहाँ दर्शन करने गई और शी वाज शॉक्ड कि ये मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद कैसे आ गई। या अभी 4 दिन पहले मैं देख रहा था लोकसभा का प्रसारण, आप ही के चैनल पे देख रहा था, तो वहाँ एक बंगाल के सांसद ने बोला अदीना मस्जिद के बारे में कि वो आदिनाथ का मंदिर है, और उसी को 2 महीना पहले वहीं के जो सांसद हैं यूसुफ पठान, वो उसको अदीना मस्जिद कह के कोट कर रहे थे। तो लोगों को मुझे लगता है ये समझना चाहिए कि आप जब इन मुद्दों को निकालेंगे तो लड़ाई बहुत लंबी चली जाएगी और बहुत गलत दिशा में चली जाएगी। अभी सौहार्द, जब राम जन्मभूमि का फैसला हो रहा था, जब राम जन्मभूमि के लिए डिस्कशंस हो रहे थे, तब भी हिंदू पक्ष यही कहता था कि आप इसको खींचिए मत, आप ये 3 मंदिर हमको सौंपिए और शांति बनाइए देश में। आप अगर इसको खींचेंगे तो मुद्दों का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन तब नहीं समझा, मुँह की खानी पड़ी। अगर ये 5 एकड़ ज़मीन हिंदू समाज या 4 एकड़ ज़मीन हिंदू समाज देकर मस्जिद बनाने को दूसरे स्थान पर हमेशा से तैयार था। सही बात है। अगर आप रिटर्न डॉक्यूमेंट देखेंगे तो 90s के प्रपोजल्स हैं इस बात को लेके कि हम आपकी मस्जिद शिफ्ट कर देते हैं,
अडवाणी जी का राम रथ यात्रा का जो बहुत मशहूर भाषण है, जिसको जनरली सब जगह आजकल देखा जाता है, कोट किया जाता है, उसमें वो कहते हैं कि ये मस्जिद उठा के आप जहाँ बोलो हम वहाँ बनाए देते हैं, बिल्कुल। और ये स्थान आप हमको दे दो। आज आपने वही किया, लेकिन कितने साल बाद किया? 30 साल बाद किया, 35 साल बाद किया। ये आप तभी कर लेते तो ना देश में इतनी विपदा आती, ना देश में इतनी समस्याएं क्योंकि खड़ी होती। सौहार्दपूर्ण रवैया एक ही पक्ष को चाहिए ना, हाँ। दूसरे को चाहिए ही नहीं। और वो केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए चाहिए। अगर आपका स्वार्थ सिद्ध होता है तो आपको सब सेकुलरिज्म भी चाहिए, तो आपको समरसता भी चाहिए, तो आपको सामाजिक सौहार्द भी चाहिए। और अगर आपका उल्लू सीधा नहीं हो रहा तो आपको लड़ना है, झगड़ना है, बेफालतू के मुद्दों पर बहस करनी है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो योगी जी ने कल बात कही वो एक समाज की अंदर छिपी हुई भावना है। उनको ये समझ आ रहा है कि भाई बातचीत से सॉल्व होती चीज़ें दिख नहीं रही। मैं तो अभी भी कहूँगा कि जो मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको ये करना चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी को समझाएं और बात करें कि भाई 40,000 का जो आंकड़ा है, अगर ये 3 पर सीमित हो रहा है, मैं कोई 40,000 को 3 पर लाने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन अगर लार्जर हिंदू सोसाइटी इस बात को मान रही है कि आप 3 प्रमुख देवस्थान छोड़ते हो तो हम बाकी क्लेम्स में पीछे हटने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये सोचना चाहिए और देश में लार्जर एक पीस का इन्वायरमेंट बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, और यही मैसेज, बिल्कुल मैं यही मायने समझना चाह रही थी, यही मैसेज देने की कोशिश की गई है। हम देख रहे हैं कि जब से 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कुछ बदलाव हुए हैं। चाहे हम सब अपनी संस्कृति पर एक बार फिर से ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर एकदम हावी हो रहा था, हम थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौट रहे हैं। फिर 17 के बाद से तो हम उत्तर प्रदेश में बदलाव देख रहे हैं। जो कल्चरल तौर पर सरकारें डबल इंजन की, केंद्र की, और अगर मैं इधर यूपी की बात करूं, कैसे बदलाव आप देख रहे हैं? और फिर अयोध्या पर आएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैं हमेशा एक बात लाइटर टोन में कहता था कि आजकल सब जगह आप कहीं भी कमेंट पढ़ें या लोगों से बात करें तो एक चीज़ बहुत बोलते हैं, या जो ये तथाकथित जो सेकुलर सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेकुलर लोग हैं, ये टीवी डिबेट्स में बोलते हैं कि देश में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, देश में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है मोदी के आने के बाद। मैं इसको हमेशा ऐसे कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि 2014 से पहले सिर्फ मुस्लिम होता था, राइट। तो अब थोड़ी बहुत हिंदू की बात होने लगी है तो हिंदू मुस्लिम होने लगा है, तो आपको बुरा लगने लगा है। पहले क्या स्थिति होती थी कि आप चाहे फिल्में हो, चाहे लार्जर नैरेटिव समाज का हो, चाहे इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस हो, हर जगह किस तरह की बात होती थी कि कोई ब्राह्मण है, कोई पुजारी है, कोई पंडित है, कोई धर्माचार्य है तो वो स्मगलर होगा, रेपिस्ट होगा, उसके आश्रम के नीचे तहखाना होगा, वहाँ स्मगलिंग का सामान पिक्चरें देखी होगा। हमने, विलन हमेशा टीका लगाए हुए हैं, हवस का पुजारी। कभी आप मौलवी नहीं कह सकते। तो और मुसलमान व्यक्ति जो, मतलब मैं ये नहीं कहता, लेकिन मुसलमान व्यक्ति होगा तो वो गांव का सबसे शरीफ आदमी होगा, चाहे वो शोले हो या कोई फिल्म रहीम चाचा देखे हम, या कभी हाँ कभी ना में नसरुद्दीन शाह फादर के रोल में थे, प्रीस्ट के रोल में, तो वो पूरे सबसे रिस्पेक्टेड आदमी थे। तो मुझे क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें, एक जो नैरेटिव परोसा गया बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से और लोगों को ये समझाया गया, जो कल प्राइम मिनिस्टर भी पिछले कुछ दिनों से अपने स्पीचेस में लगातार कह रहे हैं कि एक स्लेविश माइंडसेट, एक गुलामी की मानसिकता हमारे ऊपर थोप दी गई कि हमारा जो भी है वो खराब है, हमारा जो भी है वो कम क्वालिटी का है, हमारा जो भी है वो नाकारा है। तो हमको दूसरों की तरफ देखना है, हमको वेस्ट की तरफ देखना है, हमको बाहर की दुनिया की तरफ देखना है और उसको सीखना है, उसको एमुलेट करना है, उसको अपने जीवन में लाना है। हम चले थे मॉडर्न बनने। अगर आप आज सुनेंगे उस समय के नेताओं के भाषण तो वो कहते थे कि हमको मॉडर्न बनाना है देश को, पर हम वेस्टर्न होने की तरफ चल पड़े। मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, वेस्टर्नाइजेशन हो गया। हर चीज़ हर जगह नहीं ठीक होती है। वोकिज्म भी तो फिर इन्वॉल्व हो रहा है ना इसी चक्कर में। वो इसी कारण से हो रहा है ना, क्योंकि देखिए मैकॉले ने तब ये कहा था कि मैं ऐसे लोग बनाना चाहता हूँ जो शक्ल सूरत से तो हिंदुस्तानी होंगे पर दिमाग से और मन बुद्धि से वो वेस्टर्न माइंडसेट के होंगे। 1835 का मैकॉले का भाषण है ये। उन्होंने उसी हिसाब से फिर एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया, देश की पुरानी प्राचीन एजुकेशन पद्धति को हटाया और नई एजुकेशन पद्धति को लाया, और उसी के सिलसिले में चलते 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 ये स्थिति हो गई
कि हर हमारी चीज़ को लोग बुराई के तरीके से देखने लगे, हर हमारी चीज़ को लोग गंदे तरीके से देखने लगे। हम लोगों को बुक्स में पढ़ाया जाने लगा कि हमारे यहाँ तो डिफीटिस्ट माइंडसेट रहा हमेशा से, बाहर से कोई कभी खिलजी आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, वो आता था यहाँ कब्जा करता था, राज करता था, चला जाता था। हमारा लगातार गुलामी का इतिहास रहा। हमको कभी मुग़लों ने गुलाम किया, कभी उज़्बेकों ने गुलाम किया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी फिर अंग्रेज़ आ गए, कभी पोर्तुगीज़ आ गए, फ्रेंच आ गए, और हमने कभी रेजिस्ट नहीं किया। जबकि हमारी रियल हिस्ट्री तो रेजिस्टेंस की है। 1000 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे देश के हर कोने पर किसी एक आदमी का राज हो गया हो। कोई ना कोई रेजिस्टेंस के लिए खड़ा हो जाता था। कहीं पर झांसी की रानी खड़ी हो जाती थी, कहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हो जाते थे, कहीं छत्रसाल, कहीं चेन्नम्मा, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं कोई, कोई ना कोई हमेशा लड़ता रहता था। अयोध्या की बात भी हम करेंगे तो मैं ये एक छोटा सा आपको रेफरेंस दूंगा कि अयोध्या के इस पूरे डिसीजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा वो ये रहा कि लोगों ने उस स्थान के प्रति अपनी आस्था को कभी कमजोर नहीं होने दिया, डटे रहे। मतलब अगर वहां गुंबद भी थे तब भी वो लोग यही मानते थे कि हमारा तो ये मंदिर है, आपने मस्जिद बना दी, बढ़िया है, हम आएंगे, परिक्रमा करेंगे, दिया जलाएंगे, चले जाएंगे, हमारे लिए ये हमारे भगवान का मंदिर है। वो 500 साल, 550 साल लोग जो वहाँ टिके रहे और उन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा। कभी वहाँ निहंग साधु ने आके हवन कर दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी किसी ने आके, वहाँ के लोकल यूथ ने आके पत्थर मार दिया, कभी कोई बाबा ने आके वहाँ पूजा कर दी, कभी कोई अगरबत्ती जला गया। तो कभी हमने जो छोड़ा नहीं, हमारा ये जो पावर ऑफ रेजिलियंस है एज अ सोसाइटी, दैट हैज़ केप्ट आवर फेथ अनकिंडल्ड इन दिस लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री। उसकी बजाय हमारे लोगों को ये सिखा दिया गया कि हम तो जो भी कर रहे हैं, हम तो या तो हम जो बढ़िया चीज़ें हमने वो विदेश से सीखा है और जो घटिया चीज़ है वो हमारी अपनी है। आई थिंक वो डिफीटिस्ट माइंडसेट इस पूरी प्रोसेस में, सेकुलरिज्म की कहानी में और इन सब में झलकता है। और एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि अब हिंदी बोलने में बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, लेकिन वहीं पे अगर कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाना है तो वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ये माइंडसेट। और फिर वो जो लोग कहते हैं कि कंगना रनौत क्यों कह देती है कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली, बेसिकली गुलामी से हम आज़ाद हो रहे हैं जो मानसिक तौर पर थी। देखिए ना, अब आप देखिए ना कि ये अभी एक चैनल गया वहाँ क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन का इंटरव्यू लेने। आप इतने साल से 97 से प्रेसिडेंट पुतिन अमेरिका, रूस के राष्ट्रपति हैं, वो हमेशा रशियन में बात करते हैं। इतने बड़े व्यक्ति हैं, हमेशा रशियन बात करते हैं, उन्होंने तो कभी अंग्रेजी में बात नहीं की। जब आपके पास वो क्षमता होती है, जब आपका वो स्टेटस होता है, तो आप जिस भाषा में बोलते हैं लोग उसी भाषा में सुनते हैं उसको। अपने आप ट्रांसलेटर लगाएगा सुनने वाला। अब प्राइम मिनिस्टर हमारे 11 साल से हिंदी में बोलते हैं तो दुनिया अपने आप अरेंजमेंट करती है कि भाई ये तो हिंदी में बोलेगा, मुझे ट्रांसलेटर लगाना है, तो मैं ट्रांसलेटर का जुगाड़ करके चलता हूँ। तो मैं ये जो ओवरऑल प्रॉब्लम है ना नम्रता जी, वो प्रॉब्लम ही ये है कि हमने हर चीज़ को या तो डेलीगेट कर दिया विदेशियों को कि भाई आप आके हमको सिखा दो, आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। और वो हमको बहुत ही सिस्टमेटाइज्ड तरीके से हमारे दिमाग में इनग्रेन कर दिया गया कि भाई तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा ये डिफीटिस्ट माइंडसेट है, तुम क्या करोगे, तुम छोड़ो, तुम कुछ मत करो, तुम्हारे ऊपर। और अभी इसमें आप एक वो देखिए, इसमें आप एक डबल स्टैंडर्ड देखिए कि एक तरफ तो ये जैसे हुमायूं कबीर जैसे लोग कहते हैं कि हमारा राज था 800 साल, हमने तो 800 साल राज किया है और हमारी जगह तुमने तोड़ दी और हम फिर आ जाएंगे। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे कमेंट्स भी मिलेंगे, बहुत सारे जो रैंडम जर्नलिस्ट कई बार जाके इंटरव्यू लेते हैं तो रैंडम बोलने वाला सड़क पे 20 साल का लड़का आपको दिख जाएगा कि हमने तो 800 साल राज किया। बच्चा मैं तो कई लोगों को सुन चुकी हूँ, भले वो उसको खाने के वादे हाँ, बिल्कुल, लेकिन कैमरे पे बोल रहा है वो, हाँ, लेकिन उसको 800 साल का राज दिख रहा है, उसको अपना पता है सब। और दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि हम विक्टिम है, हमको दबा के रखा जाता है। अब या तो तुम विक्टिम हो या तो तुमने 800 साल राज किया है, ये तो आप उनको ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम क्या है कि एज अ कम्युनिटी जब तक आप एसिमिलेट होना नहीं सीखोगे सोसाइटी में, तब तक आप एक देश एक समाज नहीं बना सकते। असली प्रॉब्लम ये है कि आपको हर चीज़ के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को चढ़ा के रखना है। मैं ये नहीं कहता कि सब एक जैसे हो जाएं, यूनिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं चलती संसार में, लेकिन
आपको एक लार्जर नेशनल आइडेंटिटी में एसिमिलेट होना पड़ता है। वो ऐसे नहीं चलता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड ऐसा है कि वहां पर तो कोई अगर पैलेस्टाइन में किसी का हमला हुआ है तो आपको दिक्कत हो रही है, बांग्लादेश पर में किसी आपके को- पड़ोसी को अगर कोई हाँ। दिक्कत है तो आप नहीं बोल रहे। ये भी बात सही है। ये नहीं चल सकता है, ये डबल स्टैंडर्ड है। मतलब ये कितनी अजीब बात है राहुल जी। महाराष्ट्र में हमारे संवाददाता गए हुए हैं, फडणवीस सरकार को 1 साल पूरा हुआ, तो लोगों से बात कर रहे थे, एक मुस्लिम टकरा गए ऐसे ही, तो वंदे मातरम पर बात होने लगी, और वंदे मातरम से बात निकली तो रोहिंग्याओं तक पहुंच गई, घुसपैठियों तक पहुंच गई। उनका ये कहना था, तो क्या हो गया, हमारे पास इतनी जमीन पड़ी हुई है, क्या हमारी सरकार थोड़ा सा संरक्षण नहीं दे सकती? मैंने सुना ये कैसी विचारधारा है? कैसे डिफेंड किया जाए? कोई आके क्यों विरोध नहीं करता? कोई मौलवी क्यों नहीं कहता कि अरे भाई ये गलत बोल रहा है, जो खतरा है? अच्छा, फिर उससे पूछा गया कि अरे तो खतरा है, बोला खतरा किस बिल्डिंग में नहीं है। ये लॉजिक है इन लोगों के। देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि नॉर्मल मुसलमान जो है ना, वो तो विक्टिम है बियॉन्ड अ पॉइंट। असली समस्या क्या है कि आपके आइडियल्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता विक्टिम है। किस चीज़ के विक्टिम है राहुल जी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे। देखिए, नॉर्मल मुसलमान को आपने पढ़ाया नहीं। मैं यहाँ सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ उनके लीडर्स की बात कर रहा बिल्कुल, ठीक है। हूँ। आप उनको एजुकेशन से डिप्राइव रखते हैं, आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव रखते हैं। आप चाहते हैं कि वो 4-5 जो उनके व्यवसाय हैं वो करते रहें। वही, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि जब वो, अब उनका सोच का दायरा तो घूम गया ना, इतना सा हो गया सोच का दायरा। उस सोच के दायरे में आप फिर अपनी रिलीजियस एजुकेशन को पुश करते हैं। आप उनको कहते हैं कि बस यही सही है। असली प्रॉब्लम जो है ना नम्रता जी, वो क्या है कि मेरा ही और मेरा भी की प्रॉब्लम है। हम लोग कहते हैं कि मेरा भी ठीक है, तेरा भी ठीक है। वो कहते हैं मेरा ही ठीक है, बाकी सबका गलत है। जब तक हम मेरा ही से निकल के मेरा भी की यात्रा को पूरा नहीं करेंगे ना, तब तक समाज में एक जैसा सिस्टम नहीं आ सकता। मैं विक्टिम क्यों कहता हूँ? मैं विक्टिम इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपकी पुस्तक में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? आपकी पुस्तक में आपको पढ़ाया जा रहा है कि पूरी दुनिया एक साथ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। उनके यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है कि अगर तूने मेरा फेथ नहीं माना तो तुझे मार दूंगा। वो इस सोच के विक्टिम है। और आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि बियॉन्ड अ पॉइंट मुस्लिम कम्युनिटी का या किसी भी ऐसी कम्युनिटी का जो एकांगी सोच लेके चलती है, उसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक उनके फंडामेंटल्स को आप क्लियर नहीं करेंगे। और वो उनके क्लियर नहीं और वो है। खुद ही करेंगे, वो खुद ही करेंगे, मैं उनके और आप- मौलवी करने नहीं हाँ, देने के। वो मैं और आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और वो मतलब मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट, वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। अब आज आप हमारे यहाँ देखिए ना, कोई सेल्फ करेक्शन है ना। एक जमाने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो सती मॉडर्न प्रथा जमाने थी। में ठीक नहीं है। बिल्कुल, हम है सब ना? ने, लेकिन आपने ठीक कर लिया ना बिल्कुल, उनको। बिल्कुल। ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात राहुल जी, हमने एक्सेप्ट किया। हाँ, मैं बलि को भी गलत नहीं मानता, पर बहुत परमानेंटली बलि होती थी तो लोगों ने क्या किया, देवी को नारियल चढ़ा देते हैं। हर चीज का ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हैं ना हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं निकालेंगे। हाँ, वो नहीं निकालेंगे क्योंकि दिमाग बंद है। और दिमाग बंद क्यों है? क्योंकि आपको ये बता दिया कि आपका ये दायरा है, आपने इस दायरे में ही सोचना है। तो उस दायरे में आप सोचते हैं तो आप कहते हैं कि 800 साल हमने राज किया है, बाबर हमारा पूर्वज था, तो फिर तो औरंगजेब राम हमारा मंदिर को लेकर पूर्वज हमेशा था। चिढ़ रहेगी। हाँ, तो वो रहेगी, हमेशा रहेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी हिंदू समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी राह पर तो बेशक मत जाओ, पर अपने आइडियल्स, अपने ईथोस, अपनी हिस्ट्री, अपने नायकों पर हमको गर्व करना, उनके बारे में बताना, पढ़ना। उनके बारे में जानना, अपने लोगों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को बताना, वो बहुत ज़रूरी है। आज आप सड़क पर निकल जाओ और हमारी जनरेशन, हमारे कम्युनिटी के लोगों से भी अगर आप पूछो, सामान्य बच्चों को नहीं पता, हमारे नेशनल हीरोज़ के बारे में नहीं पता, तो वो कैसे पता चलेगा? वो कौन बताएगा? वो ऐसे ही पता चलेगा। मैं भी अगर जानता हूँ तो मैं इसलिए जानता हूँ कि हम लोग बचपन से आरएसएस संघ की वैल्यूज़ में बड़े बड़े देखा हमने, तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता है। जो जैसे लचित बरफुकन के बारे में, जो असम के इतने बड़े योद्धा थे, उन्होंने मुगलों की सेना को पराजित किया, वहाँ पे अहोम राजाओं के सेनापति थे। मैंने पहली बार सुना जब मैं एक संघ में एकात्मता स्त्रोत होता है उसमें उनका नाम आया, फिर मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला। अभी कुछ दिन पहले लचित बरफुकन की एनिवर्सरी मनाई गई, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद कि कितने भी थी, पर प्राइम मिनिस्टर उस इवेंट में गए थे तो उन्होंने उनके बारे में बोला। वहाँ की सरकार ने पूरे साल इवेंट्स किए, तो लोगों को पता चला। लोगों को पता कैसे चलेगा? नहीं तो आपको आपके हीरोज़ का बताएगा कौन? आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे
जैसे बाकी जगह पर हो रहा है कि बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, उनको भी तो पढ़ाया जा रहा है ना, तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ सकते? ये बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, उसमें क्या है ना कि बाबर औरंगजेब तो आपको भी पढ़ाए जा रहे हैं। जबरदस्ती थोपे गए हमारे हाँ, ऊपर तो। क्योंकि आपको ये बोल दिया गया कि यही राजा थे आपके। बाबर एक, फिर वो दूसरी जनरेशन आ गई, उसका 2 3 सब तो पढ़ा है हम लोगों ने। आप मुझे बताइए ना, जैसे हुमायूं के बारे में हमने इतना पढ़ा, हुमायूं का क्या कंट्रीब्यूशन था? हुमायूं के बारे में आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हुमायूं ने ना कहीं पर कोई अग्रेशन किया, ना कोई लड़ाइयाँ लड़ी तो हार गया, ठीक है। शराब पीता था, सीढ़ियों से लुढ़क के मर गया। ऐसे आदमी को आप नायक के तौर पे, हमारे राजा के तौर पे, बस कितने इलाके में राज करता था वो। लेकिन हमारे दिमाग में छवि ऐसी बना दी कि अकबर 5 फुट का अनपढ़ शासक था। लेकिन अकबर किया होगा उसने, महान लेकिन अकबर। आप जब फिल्म में अकबर दिखाते हो तो आप ऋतिक रोशन दिखाते हो 6 फीट का नहीं, 6 मैं वाला। तो बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल जी, मैं तो जैसे कुछ लोगों से बात भी करूं, मैं तो विचारधारा लेने की कोशिश करती हूँ, मुझसे तो औरंगजेब पे बहस हो जाती है कि तोड़े नहीं मंदिर, मंदिर बनवाए भी नहीं उसने। नहीं, आप पोर्ट्रेयल देखो ना। बताइए। अगर आप 5 फुटिया मोटे आदमी को जो अनपढ़ है और उसको आप 6 फुट का एब्स वाला आदमी दिखा रहे हो, तो आपके दिमाग में हीरो की छवि किसकी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो दिखा रहे हैं वही हमारे लिए हीरो हो गया ना। हाँ, हीरोइज्म कहाँ से आ रहा है? हीरोइज्म यहीं से आ रहा है ना। आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट थोड़ी है, आपको क्या बताया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और क्या छुपाया जा रहा है? हाँ, छुपाया तो दुनिया भर का गया है। और होता क्या है ना, आप वही, आज ये लोग कहते हैं, पर वो एनुअल फार्म करके एक किताब है बड़ी मशहूर, उसमें वो कहते हैं कि प्रोपेगेंडा इज द बेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। आप जो चीज़ बार बार पुश करते रहते हो वो सच हो जाती है, तो आपको आभासी दुनिया वैसे दिखने लगती है। तो आज क्या स्थिति हमारे यहाँ इतने सालों में कर दी गई कि 2 ही तरह की चीज़ें अच्छी हैं। एक, जो हमारे इन्वेडर्स थे वो बहुत बढ़िया थे, उन्होंने हमको बिल्डिंग्स दी जी, उन्होंने हमको खाना दिया। अच्छा, उनके यहाँ एक भी बिल्डिंग नहीं है। उनके यहाँ ना लाल किला है, उनके यहाँ ना ताजमहल है, उनके यहाँ ना कुतुब मीनार तो है। सब यही दे के चले गए ना हमें। वहाँ कोई ऐसे बनाना नहीं propagate करते जानता, हैं। ठीक है ना। उनके यहाँ ना कोई आर्ट है, ना कल्चर है, ना म्यूजिक है। म्यूजिक तो मना है, हराम है। और लेकिन उन्होंने म्यूजिक दिया है नहीं, एक आपको। बात बताइए, हराम तो दरगाह भी है, तो दरगाह पे किस बात की लड़ाइयाँ चल रही हैं? नहीं, मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, आप समझिए, दरगाह तो छोड़िए, मैं तो इस बात को कहता हूँ कि आप इसको ऐसे देखिए ना कि आपने आकर एक बड़ी कम्युनिटी को कन्वर्ट किया, ठीक है ना, लेकिन उनकी आदतें नहीं छूटी। मोहन भागवत जी बहुत बार बोलते हैं ये कि आप, वो लोग आए, उन्होंने इतनी बड़ी कम्युनिटी को कन्वर्ट किया, पर आदतें तो छूटी नहीं। तो आपको क्या भजन गाने की आदत थी, तो आप भजन तो गा नहीं सकते, आप मुसलमान बन गए, तो आपने क्या किया, आपने कव्वाली गानी शुरू कर दी। आपको धूप जलाने की आदत थी, तो आपने अगरबत्ती दरगाह पे जलानी शुरू कर दी। वही मत्था टेकने वाली बात हो गई फिर दरगाह पे। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने उसी में रास्ते निकाल लिए। आज हमारी एज अ कम्युनिटी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अलावा सब चीज़ों पे गर्व करते हैं, सब चीज़ों को एस्पायर करते हैं, सब चीज़ों को एमुलेट करना चाहते हैं। और हम उसमें, मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे अभी पिछले हफ्ते ही ब्लैक फ्राइडे सेल पूरी दुनिया में चल रही थी। ब्लैक फ्राइडे सेल क्या होती है? थैंक्स गिविंग का फेस्टिवल होता है अमेरिका में। थैंक्स गिविंग थर्सडे को होता है, उसके अगला फ्राइडे होता है, फ्राइडे के बाद 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे की यूएस में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सब जगह छुट्टी, तब हमारे यहाँ भी होती है अब तो क्योंकि एक दिन पहले त्यौहार है और उसके 2 दिन बाद फिर छुट्टी है, बीच में एक फ्राइडे बचता है। तो जनरली क्या होता है, सामान्यतः सब लोग अपने घर आ जाते हैं वेडनेसडेज को। फ्राइडे को सब थैंक्स गिविंग मनाते हैं, डिनर करते हैं, फिर 3 दिन छुट्टी होती है, तो सब मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए अमेरिका के बिजनेसमैन ने उस फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे कह के सेल चालू कर दी। अब आपके यहाँ तो थैंक्स गिविंग होती नहीं, पर आपकी हर कंपनी ब्लैक फ्राइडे सेल बना रही है। आपको पता ही नहीं ब्लैक फ्राइडे सेल क्यों है, ब्लैक फ्राइडे है क्या। हमारे देश में आज भी 90% जनता तो गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे कर देती है। लेकिन क्या है कि क्योंकि बोल दिया या क्योंकि होता दिख गया तो करना है कि ब्लैक फ्राइडे की सेल है, ब्लैक फ्राइडे की सेल में जूते ले आओ, चप्पल ले आओ, कपड़े ले आओ। बड़ी बात यह है कि ऑप्शन मेरे सामने भी आया, लेकिन हम इतने हम यूज टू हैं अपनी चीजों को लेके कि हम उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है। आपको पता ये क्या, हाँ ये क्या ब्लैक फ्राइडे आपको तो सेल दिख रही है, आप ब्लैक फ्राइडे पढ़ ही नहीं रहे, बताइए। आपको तो सेल दिख रही है। लेकिन ये है कि आपके दिमाग में ब्लैक फ्राइडे का नैरेटिव पुश कर दिया गया कि भाई ब्लैक फ्राइडे है, 2-4 साल बाद थैंक्सगिविंग भी आ जाएगी। जैसे आपके यहाँ श्राद्ध होते हैं किस लिए, कि भाई पितरों को आपने
अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स को, फोर फादर्स को आपने श्रद्धांजलि देनी है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। उनके यहाँ क्या होता है, उन्हीं के लिए हैलोवीन होता है। हैलोवीन इज बेसिकली अ फेस्टिवल फॉर घोस्ट, फॉर अल्ट्रा वर्ल्ड। तो मना तो रहे हैं यहाँ के बच्चे लेकिन अब आपको हेलोवीन पुश कर जा रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपका पितर यहाँ पानी थोड़ी पिएगा, उसको क्यों पानी पिला रहे हो। श्राद्ध, आपके श्राद्ध को वो चैलेंज कर रहे हैं और हेलोवीन मनाने को आपको कह रहे हैं। ये जो स्लेविश माइंडसेट है, मैं कल सुन रहा था, कल प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि जब 3% ग्रोथ रेट था हमारा 60s में और 70s में, तो वो क्यों था? क्योंकि नेहरू जी और इंदिरा जी की जो पॉलिसीज थी, सोवियत से इंस्पायर्ड कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पॉलिसीज, वो पॉलिसीज ने हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ग्रो नहीं होने दिया। प्राइवेट इंडस्ट्री जीरो थी, हर चीज़ में आप लाइसेंस मांगते थे, हर चीज़ में आप परमिट कोटा मांगते थे, दुनिया भर का करप्शन था। तो आपका नेशनल ग्रोथ रेट कितना था? 3%, 3.5%। तो उस समय के इकोनॉमिस्ट ने उसको क्या कहते हैं? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। आज जब आपका 8% ग्रोथ रेट है, तो आप क्यों नहीं कहते हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है? जब वो कम था, जब वो मजाक का पात्र था, तो आपने उसे देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी से जोड़ दिया, उसका नाम लगा दिया। क्यों? चिढ़ाने के लिए। तो आप आज 8% वाले को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों नहीं कहते? सही बात है, अपने हिसाब से मुद्दों को बनाना है। बिल्कुल। अच्छा राहुल जी, आप अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, थर्ड जनरेशन है आप जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए मैं आरएसएस पे आऊंगी, उससे पहले एक टॉपिक और मुझे लगता है उस पर हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, वो है अयोध्या। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके फादर ने, आपके ग्रैंडफादर ने आपको जो कहानियां बताई हूँ, उसमें से कुछ आप हमें ऐसा समझा पाएं कि कितनी लंबी लड़ाई, कितनी हार्शफुल, कितनी मेहनत, कितना संघर्ष हुआ है। क्योंकि जो लोग आज सिर्फ देखते भर है ना कि अच्छा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, 2 सेल्फी ली, खत्म। जो जुड़ाव होना चाहिए एक्चुअल में। देखिए, मैं अयोध्या मेरे लिए पर्सनली बहुत टची इसलिए भी है क्योंकि मेरे दादाजी ने बहुत काम किया उस मूवमेंट में अपने स्तर पे। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर उस समय वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, और एक ज़माने में वो कांग्रेस के बड़े व्यक्ति होते थे हमारे क्षेत्र में। पर जब ये राम जन्मभूमि का मूवमेंट शुरू हुआ और 1989 में साधु संतों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वो विश्व हिंदू परिषद में आए। मैं तो 87 की पैदाइश हूँ, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं याद है, पर मुझे फिर भी याद है कि 92 में 92 में जब सेकंड कार सेवा हुई थी जिसमें फाइनली ढांचा गिरा, उसमें उस समय मेरे दादाजी उस पूरे इलाके में इंचार्ज थे कि हम लोग वो राशन इकट्ठा करते थे घरों से। अच्छा। दाल, चावल, घी, आटा, और वो ट्रक्स में भर के अयोध्या भेजते थे क्योंकि वहाँ कार सेवक इकट्ठे होने वाले थे, तो उनके लिए खाना वाना बनने के लिए सामान पूरे देश से इकट्ठा होके जाता था। तो हमारा यहाँ दिल्ली में घर है, तो वहाँ पर काफ़ी पोर्शन खाली था। तो मेरे घर में ज़्यादातर लोगों को उस समय गांव भेज दिया गया कि भाई घर में सामान इकट्ठा होना है। मैं और मेरे दादाजी ही शायद यहाँ रह रहे थे। पर वो एक इंसिडेंट है, जब मैंने 2017-18 से जब मैं चंपत राय जी जो अभी ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, उनके साथ बैठ के देखा चीज़ों को, तो मुझे समझ आया कि देखिए अयोध्या का सिग्निफिकेंस जो है ना, वो इसलिए है, सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है अयोध्या के पूरे मूवमेंट को लेके और उसके रिज़ल्ट को लेके, वो ये है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है आज तक जहाँ एक कम्युनिटी के किसी धर्मस्थल पर दूसरी कम्युनिटी ने कब्ज़ा कर लिया, और वो दूसरी कम्युनिटी इस्लाम बेसिकली, और उस पहली कम्युनिटी ने उस जगह को वापस क्लेम कर लिया। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आप कहीं भी देखिए, इस्लाम की हिस्ट्री रही है अग्रेशन की। उन्होंने सब जगह धर्मस्थल तोड़े और अपने धर्मस्थान उन जगहों पर बनाए, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कम्युनिटी ने अपनी रेजिलियंस से एक जगह वापस ले ली हो। अयोध्या इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमको सिखाता है कि अगर आपके मन में क्लैरिटी है और आपके अंदर रेजिलियंस है, पेशेंस है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। 550 के लगभग साल लग गए
530-35 साल लगते। 73 रिकॉर्डेड स्ट्रगल्स हैं जो अयोध्या में हुए। राजाओं ने हमला किया, जनता ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लाखों लोग मरे, हर तरह का बैटल हुआ। मतलब आप समझिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1934 में अयोध्या के कुछ लड़कों ने ही चढ़ के एक गुंबद तोड़ दिया थोड़ा सा। तो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उनको उस ज़माने में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया 1934 में। तो पूरे शहर ने चंदा इकट्ठा करके वो जुर्माना भरा। अयोध्या के एक एक आदमी ने खुद सहा है वो स्ट्रगल। उनके शहर में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके शहर में कोई फटकता नहीं था, गंदी सड़कें, छोटी छोटी सड़कें, खाने पीने की जगह नहीं, सोने बैठने की जगह नहीं, स्टेशन इतना ख़राब था कि उससे अच्छे स्टेशन तो मतलब छोटे छोटे गांवों के होते होंगे। कोई आने जाने का साधन नहीं। लखनऊ से 140 किलोमीटर आने में 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, इतनी ख़राब सड़क। वहाँ के लोगों ने ये उपेक्षा झेली है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अयोध्या आप जाएंगे तो अयोध्या के साधु आपको ऐसे दिखेंगे कि जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं। मैं संतों का आदर है, लेकिन जैसे पूरे देश में संत अच्छे कपड़े पहनते हैं, सिंहासनों पे बैठते हैं, सब जगह आते जाते हैं, अयोध्या के साधु आपको सब फक्कड़ मिलेंगे। उस समय के जो राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे बड़े नेता कह लीजिए, प्रेरणा स्रोत कह लीजिए, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, अब रहे नहीं। वो बनियान और गमछा बांधे घूमते रहते थे। अयोध्या के किसी साधु ने, अयोध्या के किसी आदमी ने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि अपने लिए कुछ अर्न कर लें, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता रहता था कि यार हमारे भगवान तो टेंट में बैठे हैं या ताले में बंद हैं। 86 तक तो ताले में ही बंद थे। और उनकी आप श्रद्धा देखिए कि वो जब ताले में भी बंद थे तब भी वो आते थे, लोग वहाँ परिक्रमा करते थे, धूप दीप जलाते थे, चले जाते थे। उन्होंने कभी किसी के सर्टिफिकेशन का इंतजार नहीं किया कि कोर्ट आएगा सर्टिफाई करेगा कि ये मंदिर है तभी हम मानेंगे, कोई नेता आएगा बोलेगा मंदिर है तभी हम मानेंगे। वो हमेशा अपने इंडिविजुअल लेवल पर लड़ते रहे। अयोध्या का महत्व जो है वो इसलिए है क्योंकि वो आपको सिखाता है कि अगर आपने सोच लिया कि कुछ करना है तो आप वो कर सकते हो। इसीलिए इम्पोर्टेंट है अयोध्या, क्योंकि वो आपकी सिविलाइजेशन की मतलब आप इन 500 सालों में आप 1000 साल देख सकते हो, 2000 साल देख सकते हो कि आपकी सोसाइटी की जो रेजिलियंस है ना, वो जो कहते हैं कि कुछ बात तो है हंसती मिटती नहीं, वो यही बात है। वो क्या बात है कि वो यही बात है कि आपने कभी भी छोड़ा नहीं। जब आप छोड़ देते हो तो वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आप काशी मथुरा की बात कर रही थी ना, तो मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने किन्हीं से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि देखो काशी मथुरा और अयोध्या में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, किस कारण काशी मथुरा के आंदोलन कभी बड़े नहीं हो पाए और एक फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाए, और अयोध्या क्यों पहुंच गया। वो इसलिए पहुंच गया क्योंकि अयोध्या के लोगों ने कभी समझौता नहीं किया। अयोध्या, आप मथुरा जाइए, आप सोमनाथ जाइए, आप काशी जाइए, काशी में आपने भी देखा नंदी कहाँ है और उनका मुंह किधर है, वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। लेकिन या मथुरा में भी आपको पता है कि जन्म स्थान कहाँ है, ईदगाह के नीचे है। दोनों जगह पर लोगों ने, मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं बड़ा आदर करता हूँ जिन्होंने भी किया, पर लोगों ने बगल में मंदिर बना लिए और पूजा शुरू कर दी। उन्होंने कहा जब मिलेगा मिल जाएगा, पर अब आज हम यहाँ मंदिर बना के नई मूर्ति लगा के पूजा कर देते। अयोध्या के लोगों ने कभी बगल में मंदिर नहीं बनाया, वही किया। उन्होंने कहा कि हमारा तो यही है, जब भी लेंगे यही लेंगे, चाहे 50 साल मिले, चाहे 500 साल बाद मिले, चाहे 1000 साल बाद मिले। कितना लंबा इंतजार किया, पीढ़ी दर पीढ़ियों ने देखा, कभी थके नहीं, कभी थके नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, चंपत राय जी की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। उनसे एक मेरे मित्र ने पूछा था दिल्ली में एक इवेंट में कि आपको कभी ये नहीं लगा, 81 से आप हो, आपको कभी ये नहीं लगा कि यार थक गए, यार बहुत हो गया, आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अल्टीमेट नहीं हूँ, ये एक स्ट्रगल है, मैं इसका पार्ट हूँ। मेरे से पहले 500 साल तक 80 जनरेशन निकल गई, 80 जनरेशन, हाँ, मेरे बाद और निकल जाएंगी 80 जनरेशन। 500 साल लड़ रही, 500 और लड़ लेंगे। कोई भारत माता ने बेटे पैदा करना बंद थोड़ी कर दिया।
मैं एक पार्ट हूँ, मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँगा तो मेरे बाद वाले लड़ेंगे। मेरे से पहले वाले भी तो यही सोच के लड़के चले गए। भाई योगी जी के गुरु आंदोलन में थे, उनके गुरु के गुरु भी आंदोलन में थे, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, परमहंस महाराज थे, परमहंस महाराज नित्य गोपाल दास जी महाराज अब हैं, वो भी 95-96 साल हो रखे हैं, उनके भी शिष्य हैं। तो जो सबसे मुख्य बात है इस पूरी कहानी की वो यही है कि इतने साल तक जो लगा उसको लगा कि यार मैं मेरा पार्ट कर दूंगा, मैं जब तक हूं अपना अपना रोल प्ले करेंगे और चले जाएंगे। हाँ। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो चलता हुआ मामला है ना। हमारे यहाँ कोई, नम्रता जी, ऐसा तो है नहीं कि आप मर गए तो आप फिर इंतजार कर रहे हो कि कयामत का दिन आएगा तो न्याय होगा। हमारे यहाँ तो क्या है कि आज यहाँ मरे कल वहाँ जन्म हो गया। कबड्डी जैसा, चंपाचार्य जी कहते हैं कि कबड्डी खेल जैसा है कि दो टीमें लड़ रही हैं, आपको छू दिया, आपने क्या बोला, आप मर गए, आप बाहर बैठ गए, फिर दूसरी टीम वाला आया, आपने उसे छू के बाहर निकाल दिया, आप जिंदा हो गए। तो हमारे यहाँ तो मरना जिंदा कबड्डी की तरह चलता रहता है, आज है कल नहीं है, कल आएंगे परसों आ जाएंगे। तो हम तो कॉन्टिन्यूटी की सिविलाइजेशन है। कॉन्टिन्यूटी की सिविलाइजेशन वाले को तो ये पता है ना कि मैं तो चलूंगा, तो उसका क्या है कि मैं मेरा काम करूं और आगे बढ़ूं। मतलब और शायद इसीलिए अगर हम मोदी सरकार का जिक्र करें, योगी सरकार का या बीजेपी की सरकार का जिक्र करें, तो ये जो आइडियोलॉजी है ये चली जा रही है। ये किसी आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं है, विचारधारा। देखिए तभी चल सकता है वो। आदमी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके फाउंडर बहुत बड़े बड़े लोग थे, जिनको आरएसएस का जिक्र कर लेते हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, अदरवाइज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके फाउंडर बहुत बड़े बड़े लोग थे, पर उनके देहांत के बाद आज वो ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं, किस स्थिति में है, किसी को नहीं पता। क्या उनका इन्फ्लुएंस उतना बचा है? उसका 1% भी नहीं बचा। संघ, मुझे लगता है आज हम बैठे हैं तो संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं, तो संघ के 100 साल पूरे होने के बाद भी संघ बढ़ रहा है, तो उसका केवल एक कारण है कि संघ ने अपने आप को व्यक्ति सेंट्रिक नहीं किया। आज बहुत लोग इस बात को चैलेंज करते हैं, सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी का इतना ओवरऑल ऑरा है, इन्फ्लुएंस है कि उनके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा सब या कैसा हो जाएगा। तो मेरे को याद आता है कि 2006 में गोलवलकर जी का जन्म शताब्दी वर्ष था। MS गोलवलकर जो दूसरे सरसंघ चालक थे, तो उनका एक पूरा 6 किताबों का 6 वॉल्यूम्स का एक सेट आया था उनके जीवन के ऊपर। तो उसमें उनका एक भाषण है जो 1940 में जब डॉक्टर हेडगेवार की डेथ हुई तो उनकी 13वीं के दिन ये अनाउंस हुआ कि अब गोलवलकर सरसंघ चालक होंगे। तो गोलवलकर जी उस भाषण में ये बात कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब संघ का क्या होगा, पर आप ये मत सोचो कि डॉक्टर जी के जाने से संघ समाप्त हो जाएगा या संघ का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमको एक तत्व देके गए हैं और हम उस तत्व पर चलते रहेंगे तो हम और आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा। तो उन्होंने तो, क्योंकि उस समय बहुत लोग ये कहते हैं अब हेडगेवार जी रहे नहीं तो संघ को इस ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज हो जाना चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज होना चाहिए। पर उन्होंने इस बात को फिर आगे और उनके बाद के सब सरसंघ चालकों ने, कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने इस बात को साबित करके दिखाया कि अगर आपके आइडिया में दम है और आप उसके प्रति दृढ़निष्ठ हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो दुनिया में। 100 साल बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन ना केवल खड़ा है पर बढ़ रहा है, लेकिन उसके लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ा साइलेंटली काम करता है। देखिए साइलेंट काम तो तब अपने आप हो जाता है ना, अगर आपके यहाँ, अगर आप किसी व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे रहे तो वो अपने आप साइलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपना प्रमोशन करता है, आइडिया का प्रमोशन तो काम से होता है। और काम, और बचपन से आपको सिखाया यही जा रहा है कि भाई आपका काम है काम करना, आपका काम आपके काम का गान करना नहीं है, काम करना है, सिर्फ काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करके आगे बढ़ जाना है। हमको पता भी नहीं होता है कि कौन आज यहाँ कार्यकर्ता थे वो कल को उधर चले गए। कल ही मैं सुन रहा था तो किसी ने मोहन भागवत जी से पूछा कि आप और मोदी जी लगभग सेम टाइम पर प्रचारक बने और चाहते तो आप भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, पर आप नहीं बने, आपने इनको क्यों, या आपने खुद क्यों नहीं कोशिश की कभी? तो उन्होंने बोला कि देखो सबका काम अपना अपना है और सबको संघ काम देता है। मुझे उन्होंने ये काम, मुझे संघ ने ये काम दिया, उनको उन्होंने वो काम किया है। कल को अगर उनको भी संघ ये कहेगा कि आप ये काम छोड़ो और ये काम करो तो वो उठ के यहाँ आ जाएंगे और ये करने लगेंगे एक दिन में।
या मुझे बोलेगा कि नहीं आपको कल उठ के वहाँ जाना है और ये काम करना है, तो वो करने लगूंगा। ये जो पद्धति है जिसमें आपका स्वयं का जो व्यक्तित्व है वो पीछे चला जाता है और एक ओवरऑल लार्जर आइडिया ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ धर्मा बड़ा हो जाता है, ये संघ सिखाता है। और जब आप ये करने लगते हो ना, कि जब आपको ये लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, कॉज इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक सब स्मूथ हो जाता है। सारी चीज़ों की समस्या आती वहीं है जहां आपको लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। जब आपको मैं इंपॉर्टेंट लगने लगता हूँ तो आप हर चीज़ को इंक्लूडिंग कॉज अपने हिसाब से घुमाने लगते हो। लेकिन चलिए, अभी तो जैसे जैसे मजबूत हो रहा है आरएसएस, हम देख रहे हैं उसकी जो भूमिका है वो कैसे बढ़ रही है। लेकिन वो इमरजेंसी का दौर कैसा रहा होगा, उस वक्त आरएसएस ने स्ट्रगल किया आगे बढ़ने में? अगर आपके दादाजी ने कोई कहानी बताई हो, आप शेयर करना चाहें। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक चीज़ हमारे यहाँ कहते हैं कि संघ का काम जो है ना, वो सर्वेषामेव अवरोधेन है, सारे विरोधों में आगे बढ़ता है। और हम तो ये हमेशा कहते हैं कि जब आप कॉन्ट्ररी समय में होते हो ना, तो संघ का काम ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, क्योंकि तब आपको ये पता होता है कि आपने कुछ पाना है, तो आप ज़्यादा मेहनत से काम तो करते असली चैलेंज तब होता है। हो। असली चैलेंज भी तब होता है, असली ग्रोथ भी तभी होती है। आज के दिन तो अनुकूल परिस्थिति, आप जहाँ भी जाओ आपका स्वागत होता है, आपको बैठाते हैं, आपसे बात करते हैं। आज के दिन हम कहीं भी जाएं, मैं तो बहुत छोटा अंश हूँ संघ का, पर मैं भी कहीं जाके अगर ये बोलता हूँ कि मैं संघ का कार्य करता हूँ, तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। हमारे बड़ों ने तो वो ज़माना देखा है कि 6-6 8-8 घंटे बैठे रहते थे और कोई मिलने को राज़ी नहीं होता था। क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि संघ से जुड़े हुए थे। हाँ, केवल संघ से जुड़े हुए थे। उपेक्षा का टाइम था। जो वो कहते हैं ना कि भाई आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी समाज की अंग में आपको 4-5 फेज भुगतने पड़ते हैं। पहले होता है कि उपेक्षा होती है, कि आपको किसी की कोई आपकी परवाही नहीं करता, ठीक है ना, बहुत आप हो नहीं हो किसी को फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसा समय आता है जिसमें आपका विरोध होता है, बहुत भयानक विरोध होता है, आपको क्रश करने की कोशिश होती है। चाहे 48 में गांधी जी की हत्या का आरोप लगा के क्रश करना चाहा, चाहे 75 में इमरजेंसी के समय क्रश करना चाहा, चाहे राम जन्मभूमि के समय बैन लगा के क्रश करना चाहा। और फिर वो समय आता है कि जब आपकी अनुकूलता समाज में बढ़ती है। जो ऑर्गेनाइजेशन या जो व्यक्ति तीनों सिचुएशंस में एक जैसा बिहेव करता है, वही ग्रो कर सकता है। और कर रहे हैं। कि मुझे अपना काम करना है, मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर एक स्थिति ऐसी आएगी जब मुझे मेरे काम को कम्युनिकेट करना होगा, तो मैं वो कम्युनिकेट भी करूँगा। लेकिन आज के दिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरे धर्म के प्रति, मेरे देश के प्रति, भारत माता के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। हाँ, अमूमन जिस तरीके के आरोप लगते हैं, आरएसएस कभी भी सफाई नहीं देता। नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि अब तो बहुत साल से प्रचार विभाग का काम संघ का ऐसा हुआ है कि अब बातों के जवाब भी दिए जाते हैं, क्लैरिफिकेशंस भी दिए जाते हैं। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे ये समझ आता है कि क्योंकि ये ओवरऑल कम्युनिकेशन का युग है, तो अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो वॉइड क्रिएट हो जाता है। उस वॉइड में लोग कुछ भी भर देते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है ना, कुछ भी भर आप देंगे। कुछ भी कहते हो। देखिए, हर आदमी के पास माइक है, हर आदमी के पास इंटरनेट का एक्सेस है, कोई कुछ भी बोलता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है बहुत बार कि आप लोगों को बताओ कि हाँ, पार्टीशन के टाइम संघ का क्या रोल था, या इस देश में आज तो पूरी दुनिया गवाह है कि कहीं पर अगर कोई विपदा आती है, कोई आपदा बिल्कुल, आती है, संघ जैसे तो काम संघ करता के सबको पता है। स्वयंसेवक कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। या अगर सामाजिक एकता का कोई मुद्दा आता है, जैसे पंजाब में जिस समय एक्सट्रीमिज्म का इतना बड़ा आंदोलन था, तो पूरे देश में साधु संतों को इकट्ठा करके हरिद्वार से पंजाब तक यात्रा संघ के लोगों ने निकाली, एकात्मता यात्रा। और इस तरह की और चीज़ों को लेके समाज को साथ लेके चलना, जोड़ना, मिलाना, और उसमें ये इंश्योर करना कि स्वयं हम कहीं ना दिखें। आई थिंक जो संघ की ग्रोथ का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि संघ को अपने लिए कुछ चाहिए नहीं। और स्वयंसेवकों को भी यही। आरएसएस को एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और हम तो मैं कितनी बार सुनता हूँ, मोहन जी कहते हैं कि हमारा तो फाइनल लक्ष्य ये है कि हमको समाज में एक संगठन नहीं बनना है। 1000 संगठन है समाज में, हमको समाज का एक संगठन बनना है। द अल्टीमेट गोल ऑफ आरएसएस इज टू गेट एसिमिलेटेड इनटू द सोसाइटी। कि आरएसएस एक दिन जब आरएसएस का काम खत्म हो जाएगा, जब हमको लगेगा कि काम खत्म हो गया, तो आरएसएस विल गेट मर्ज्ड इनटू द सोसाइटी।
जब आप इस तरीके से काम करते हो ना, आज जब प्रधानमंत्री जी को सब देखते हैं, लोग देखते हैं कि उनमें इतनी ऊर्जा है कि मैं उस दिन देख रहा था, एक दिन में 4 स्टेट में उन्होंने 1500-1600 किलोमीटर ट्रैवल किया, 4 अलग अलग जनसभा की, 75 साल की उम्र में। हम आज नहीं कर पाते, 2 घंटे की फ्लाइट से आते दिन भर सोए रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ, तो बहुत लोग सोचते हैं, हम भी सोचते हैं कि ये कहाँ से आता है। तो ये तभी आता है जब आप मिशन ड्रिवन होते हो। अगर आप अपने लिए करोगे तो इतनी मेहनत कोई नहीं करता। आपने अचीव कर लिया, प्रधानमंत्री बन गए, 10 साल प्रधानमंत्री हो गए, आपको क्या चाहिए अब। लेकिन जब आप मिशन ड्रिवन होते हो ना, जब आपको लगता है कि नहीं, मेरा लाइफ का जो टारगेट है वो तो इन सबसे बहुत ऊपर है, तो आप पागल की तरह लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। वो आई थिंक वो वैल्यूज़ जो है ना, वो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मोहन जी भागवत हो, चाहे राहुल कौशिक हो, चाहे कोई भी और हो, वो सब संघ इम्बाइब करता है। और मुझे तो मतलब बहुत अच्छा एक कोट याद आ रहा है, मनोहर पर्रिकर, लेट मनोहर पर्रिकर, अब वो रहे नहीं। उन्होंने एक बार एक प्रोग्राम में कहा था, और मैं स्वयं भी अपने लिए ये कहता हूँ, और स्वयंसेवक सब इस बात को कहते हैं, कि मेरे अंदर जो जो अच्छा है वो इस कारण है कि संघ ने मुझे वो वैल्यूज़ दी हैं। जो जो मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ है वो संघ की वैल्यूज़ के कारण है। लेकिन एक तरफ और जो जो खराब है वो इसलिए है क्योंकि सारी वैल्यूज़ मैं ले नहीं पाया अभी तक। जिस दिन मैं सारी वैल्यूज़ ले लूँगा तो वो खराब वाला पार्ट भी चला जाएगा, क्योंकि हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है। सही बात है, सारी चीजें तो नहीं हम ऑप्ट कर सकते। लेकिन आप देखिए, जो आरएसएस का काम जानते हैं, जो स्वयं सेवकों से मिलते हैं, जो स्वयं सेवकों को देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, वो एक तरफ। लेकिन जो विरोध करते हैं, वो जैसे किसी को गाली देनी हो तो वो संघी कहकर संबोधित कर देते हैं, जो कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि ये किस तरीके की भाषा है। दूसरी बात, 1948 का आपने जिक्र किया, गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस ने कई तरह के सवाल झेले, आज भी सवाल उठ जाते हैं। कभी आगे आकर क्यों नहीं इसको क्लैरिफाई किया जाता? देखिए, पहली बात तो उस समय के जितने इंक्वायरी कमीशन ने, सबने संघ को एब्जॉल्व किया उससे, कि संघ का कोई रोल किसी भी तरह का नहीं था। और दूसरी बात क्या है कि जिसने कहना है बियॉन्ड अ पॉइंट, उसने तो कहना ही है, बार बार कहते हैं, आप लेकिन उसको रोक नहीं सकते। मैं एक उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा आपको, कि कैसे प्रोपेगेंडा काम करता है। 2017-18 की बात है, मनोहर लाल खट्टर जी चीफ मिनिस्टर होते थे हरियाणा के। तो वहाँ की जो प्रशांत भूषण जो लॉयर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक वायर करके प्लेटफॉर्म है, उस पर एक आर्टिकल आया कि इनकी डिग्री जो है वो नकली है। आप न्यूज़ में ढूंढेंगे, मिल जाएगा कि डिग्री नकली है, इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने की नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नकली है। अब ये हुआ, खोज हुई, तो वो डिग्री निकल गई। उस समय के जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सभा कर दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो डिग्री दिखा दी। डिग्री दिखा दी तो मुद्दा खत्म होना चाहिए। तो 4 दिन बाद फिर किसी और ने वही सेम लाइन बोल दी, और फिर एक आर्टिकल दूसरे पोर्टल पर छप गया। अब आप हर बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे नहीं, पर अगर सामने वाले ने प्रोपेगेंडा करना है, वो बार बार वो करता रहेगा, वो करता रहेगा, क्योंकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। अब आप देखिए ना कि किसी भी विषय को लेके, अब जैसे ये रफाल वाला ही है, ऑपरेशन सिंदूर का, मैं देखता हूँ कि लोग आरटीआई डाल रहे हैं कि फलाना फलाना नंबर, टेल नंबर वाले रफाल के बारे में आर्मी जानकारी दे। आपको मान लीजिए, हम तो ये मानते हैं, सरकार का ऑफिशियल वर्जन के साथ हैं, कि एक भी विमान नहीं गिरा, एक भी हमारी कोई हानि नहीं हुई, पर मान लीजिए हुई भी, तो उसको एक्सपोज करके आपको क्या मिलेगा? आपको किस बात की आप खुशी क्यों है? करना क्या है? प्रूफ कर रहे हैं? आप क्या प्रूव कर दोगे? आपको मान लीजिए 5 गिर गए थे, तो आपको किस चीज की खुशी है उसमें? आप क्या आरएसएस का विरोध करते करते, संघ का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते आप आज देश के विरोधी हो गए हो? हैज मोदी, रेजिस्टेंस टू मोदी रीच दैट पॉइंट इन योर माइंड दैट इट हैज बिकम समथिंग अगेंस्ट इंडिया? ये स्थिति आ गई है क्या? लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि आप जो चाह रहे हो, ये देश की जनता से आपको मैंडेट चाहिए, तो आप देश से लड़के थोड़ी वो मैंडेट ले लोगे। आप ये कह दो कि यार ये तो लोग ही सब बेकार हैं, कुएं में ही भांग है। जैसे आजकल इन्होंने कहना शुरू कर दिया ना कि ये तो इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईवीएम भी खराब है, ये खत्म हो गया। अब क्या हो गया है कि लोग ही खराब हैं, ये बार बार चुन देते हैं इनको।
लोग जो है लालची हो गए हैं, लोग ऐसे हो गए हैं वैसे। अरे तुमको इतने साल चुनते रहे तब नहीं हुए लोग। मतलब पॉइंट क्या है ना कि पीपल, ये जो विरोधी वाली बात भी है ना, मैं इसीलिए इसमें मुझे लगता है कि एक स्तर के बाद संघ या कोई जवाब इसलिए भी नहीं देता क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि समाज को समझ आ रहा है। हम अपनी बात ठीक से कहें, हम अपना काम ठीक से करें और उसका ठीक से लोगों को बताएं कि ये हमारा काम है, बिल्कुल। तो बाकी लोगों को दिख रहा है। और दूसरा देखिए, एक बड़ी चीज़ है कि संघ की जो पावर है ना, वो कोई सत्ता में बैठे लोग नहीं है। संघ की पावर वो ग्राउंड पे बैठा आदमी है जो रोज किसी के घर जा रहा है। अब जैसे इस समय संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उसमें आजकल जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो हर घर में आप स्वयंसेवक जा रहे हैं और संघ का पर्चा दे रहे हैं कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे 100 साल पूरे हुए हैं, हम आपके घर के बाहर स्टिकर लगा दें क्या? पूछ के स्टिकर लगाते हैं, नहीं मना कर देता है, नहीं लगाते हैं। वो जो कार्यकर्ता है ना, वो संघ की ताकत है। वो संघ की ताकत, वो नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो भी है, पर असली ताकत संघ की वो आदमी है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जो लगा हुआ है। 8-9 बजे तक ये काम करता है, फिर घर जाता है, नहा धो के अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस, अपने काम पे चला और जाता है स्वेच्छा से कर रहा है। और शाम को आके फिर अपने काम में लग जाता है। उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको विधायक से मतलब नहीं है, उसको पार्षद से मतलब नहीं है, उसे बस ये पता है कि मैं रोज ये एक काम करूंगा, इसी से मेरा भला हो जाएगा। देखिए, और वो, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें करके बड़े नहीं हो सकते, आप छोटे छोटे काम करके बड़े हो सकते हो। बड़ी बातें करके कोई बड़ा नहीं बनता, छोटे छोटे काम करके बड़ा बनता है। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं ना कि वो देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक रात रुके हुए हैं कभी ना कभी, तो उन्होंने उस लेवल से काम शुरू किया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एक एक छोटा छोटा, जैसे हम हमेशा कहते हैं, मैंने बचपन में सीखा कि भाई तुमको अगर कुछ करना है ना, हमें बहुत बढ़िया देश बनाना है, तो तुम बहुत बढ़िया मोहल्ला बना दो, बहुत बढ़िया गली बना दो जिसमें आपके 10 मकान है। तुम्हारा हिंदू राष्ट्र यही है, ये गली को तुमने बढ़िया कर दिया ना। हमको बचपन से यही सिखाया गया कि तेरी गली के 10 मकान बढ़िया हो गए ना, तो देश अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो कितना अच्छा आइडिया। हाँ, तो संघ की जो असली ताकत है ना, और संघ की नहीं, आप ये देखो ना, राम मंदिर मूवमेंट इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन घर पे बैठा आदमी ने एक मंदिर का मॉडल घर पे लगा लिया, रोज उसकी आरती उतार रहा है। उसके मन में वो मंदिर का मॉडल बैठ गया कि हाँ, ये ऐसा मंदिर बनाएंगे हम एक दिन, ऐसा मंदिर हम एक दिन बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। पुराने घरों में आज भी स्टिकर लगे हुए हैं, वो 90 के 95 के। तो वो जो कॉमन मैन था ना, सड़क पे खड़ा हुआ, जिसने, जब वो रथ निकलता था तो औरतें रथ के पहियों से धूल लगा के माथे में लगा लेती थी, वो जो कॉमन आदमी है, वो कॉमन आदमी ने ही राम मंदिर बनाया है, वो कॉमन आदमी ने ही देश को आज़ाद कराया है, वो कॉमन आदमी इस देश को ड्राइव कर रहा है। इस देश को मैं और आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, हम भी कॉमन है पर वो जो बिल्कुल जिसको कुछ मिल ही नहीं रहा है और वो तब भी कुछ ना कुछ कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो ड्राइव कर रहा है। देखिए, जो लोग आरएसएस का विरोध करते हैं उनका ये बार बार, हालांकि उस मुद्दे पे जाना ठीक नहीं क्योंकि एक बार चर्चा हो गई, लेकिन मैं बस ये समझना चाह रही हूँ, कुछ लोग नाथूराम गोडसे का जिक्र कर देते हैं कि भैया वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसीलिए आरएसएस का विरोध जबरदस्ती करते हैं। देखिए, डॉक्टर हेडगेवार तो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो तो विदर्भ की कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। 1920 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो हर साल एक अलग अलग शहर में होता था, उसकी सारी व्यवस्था डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। तो इसका मतलब तो आरएसएस तो कांग्रेसी है। तो आप ऐसे प्रीवियस एसोसिएशन अगर किसी का जोड़ के एक काम करते रहोगे, नैरेटिव फैलाते तो हैं, कैसे चलेगा? इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। इसे आप कहाँ तक ले जाओगे प्रीवियस एसोसिएशन को? अब असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं हैदराबाद के, उनके पुरखे जो है वो निज़ाम की सेना में थे। निज़ाम की सेना ने हैदराबाद में दुनिया भर के निर्दोष हिंदुओं को मार दिया था। तो आज हम असदुद्दीन ओवैसी पे उसका मुकदमा चला देंगे क्या? आपको कहीं तो सेट करना पड़ेगा ना पैरामीटर को। और नाथूराम गोडसे अगर संघ में थे तो उनके अपने मुंह से क्यों नहीं बोला उन्होंने कि मैं संघ में था? तो ये उनकी टेस्टिमनीज में कहीं कोई बात नहीं। ये नैरेटिव क्यों फैलाते हैं लोग? देखिए, नैरेटिव फैलाना बहुत आसान काम है और वो इसलिए ज़रूरी है कि भाई आपको आपके विरोधी ऑर्गेनाइजेशन को दबाना है। तो आप क्या कह दो कि महात्मा गांधी की हत्या में आपने इन्वॉल्वमेंट था। आपके पास क्या सबूत है कि महात्मा गांधी, उस समय के किसी कमीशन ने तो नाम लिया नहीं।
उस समय आपने संघ पे बैन लगाया, 2 साल में आपको बिना कुछ शर्त के वो बैन हटाना पड़ा। अब भाई आपने, अगर आपके पास इतने ही एलिमेंट्री प्रूफ्स थे, इतने ही सही जोरदार बात है। आपके सब्सटैंशियल प्रूफ थे, तो आप लगा देते बैन, आज तक बैन लगा रहता। पर आपको बैन हटाना पड़ा। जब जब बैन लगाया आपने खुद ही हटाना पड़ा। और आपने क्या नहीं किया। 1992 में जब ढांचा गिरा, 3 स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में। तीनों स्टेट की सरकार आपने बर्खास्त कर दी। घटना हुई यूपी में, 4 स्टेट यूपी मिला के घटना यूपी में हुई। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया था कि आपने उसको बर्खास्त कर दिया। हिमाचल की सरकार ने क्या किया था, राजस्थान की सरकार ने क्या किया था, उनको क्यों बर्खास्त कर दिया आपने। और दूसरी बात आप ये देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, आज लोग कहते हैं कि भाजपा क्रेडिट लूटने आ जाती है, आरएसएस क्रेडिट लूटने आ जाता है मंदिर बनाने का। मंदिर तो कोर्ट ने बनाया। 92 में ढांचा गिरा, सारी बदनामी भाजपा को मिली, संघ को मिली। फिर आपकी सरकार गिरा दी 3 स्टेट में, तीनों स्टेट में, चारों स्टेट में चुनाव हुए, एक स्टेट में ही भाजपा जीत के नहीं आई। भाजपा वाले अगर तब ये सोच लेते कि अरे यार हमने तो ढांचा गिराया, मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी हमारी सरकार वापस नहीं आई, छोड़ो मूवमेंट कुछ और करेंगे, तो कुछ गलत थोड़ी होता। वो तो कहते ही जनता का तो मूड ही नहीं है, जनता तो हमारे साथ ही नहीं है, ढांचा गिरने के बावजूद हमारी सरकार वापस नहीं आई। पर वो अड़े रहे 30 साल, गाली सुनते रहे, उल्हाने सुनते रहे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, सब सुनते रहे, पर लगे रहे। मैनिफेस्टो से हटाया नहीं कभी। चंपत राय जैसे 1000, 2000, 10,000 लोग लगे रहे मूवमेंट, अपना काम चुपचाप चुपचाप करते रहे पीछे। वो किसी को पता नहीं, कोई जानता नहीं, सामने से गुजर जाए तो आप भी नहीं पहचान पाओगी, पर लगे रहे, मूवमेंट चलाते रहे, कोर्ट में केस लड़ते रहे, धक्के खाते रहे। ये जो रविशंकर प्रसाद बाद में लॉ मिनिस्टर बने, ये वकील थे राम जन्मभूमि केस के हाई कोर्ट में। सब छोड़ छोड़ के, काम अपने धंधे छोड़ के, कुछ ना कुछ जिसको जो काम मिला करते रहे। उनकी कभी श्रद्धा तो नहीं हटी ना। आप दे दो कोर्ट को सारा क्रेडिट कोर्ट को दे दो, पर 2010 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया, 2015 तक तो कोर्ट ने डेट ही नहीं दी, 5 साल डेट नहीं दी केस की, इतना बड़ा केस था। और 2018 में मुझे याद है कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, प्रायोरिटी नहीं है हमारे लिए ये। एक फैसला, एक ऐसा मुकदमा जिस पर पहला जो वाद था वो 1885 में फाइल हुआ था, और जो रीसेंट मुकदमा था जिसमें फैसला आया ये 1949 का था। उसमें 2018 में कोर्ट कहता है हमारी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन आपने छोड़ा नहीं उसको। लोगों की रेजिस्टेंस सुनी, गाली सुनी, जेल गए, मारपीट हुई, दुनिया भर के धक्के खाए, बैन झेला, सरकारें गवाई, पर छोड़ा नहीं। अगर आप देखो तो इन अ स्ट्रैटा, इन अ स्मॉल वे, दिस ऑर्गेनाइजेशनल resilience of RSS and the larger Sangh Parivar marks the overall resilience of the Hindu society for last 1000 years. ऐसे ही हमारा समाज भी 1000 साल तक खड़ा रहा था कि हमले होते गए, लेकिन हमने कभी चैन से नहीं बैठने दिया उनको भी। मुगलों को भी हमने कभी चैन से नहीं बैठने दिया। अकबर यहाँ राज कर लेता तो यहाँ कोई महाराणा प्रताप खड़ा हो जाता था, औरंगजेब यहाँ कुछ कर लेता था तो वहां से कोई संभाजी महाराज खड़ा हो जाता था, तो वहां कोई खड़ा हो जाता था, वहां कोई खड़ा हो जाता था। कभी किसी को चैन से नहीं बैठने दिया। जितनी कैपेसिटी थी उतना करते रहे। वही जो है ना, उसी को आप अगर छोटे रूप में देखें तो वो इस 30 साल के राम जन्मभूमि केस के आंदोलन में दिखता है कि आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि हाँ हम पीछे हट जाते हैं, छोड़ो यार, नहीं हो रहा, छोड़ो कुछ और करते हैं। कभी नहीं सोचा। लगे रहे, हो गया एंड में 30 साल 35। मुझे याद है जब 22 जनवरी का वो हुआ था तो उसमें मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में कहा था कि भाई जब 1980s में पहली बार ये डिस्कशन हुआ कि आरएसएस को राम जन्मभूमि मूवमेंट में भाग लेना चाहिए, तो उस समय के जो सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस, उन्होंने हम सबको बुला के और बोला कि देखो ऐसा है, अभी भी सोच लो, क्योंकि अगर घुसोगे तो पीछे नहीं हट पाओगे फिर, और 30-35 साल लगेंगे कम से कम। तो अगर तुम्हारे में इतना जज्बा है तो घुसना, वरना मत घुसना।
तो आई थिंक हमको ये जो संघ की जो ये है, तो संघ की फिलॉसफी ही ये है कि आपको सिर्फ अपना काम करना है, समाज आपका काम एक दिन अपने आप देख के रिकग्नाइज करेगा, और वो कर रहा है। और आप अगर कोई दुष्प्रचार कर रहा है तो आपने उसका जवाब देना है। पर वही वाली बात है ना कि मेरी मदर की अगर चोट लगी है या उनका कोई दिक्कत है, उनको कोई बीमारी है और मैं उनके रोज़ पैर दबाता हूँ, तो मैं उसके पैर दबाने का पोस्टर नहीं लगाता। वो मेरा काम है, मैंने करना है। वो काम करने से वो ठीक हो जाएंगी तब भी मुझे उसका कोई क्रेडिट नहीं लेना है, वो मेरा काम था, करेक्ट। मैं करके आगे बहुत निकल अच्छी गया। बात कही आपने। आप 4 साल से जुड़ गए थे ना, जब आप 4 साल 4 के साल थे। का था। आप 3rd जनरेशन है। 100%। एक ऑफ कैमरा किस्सा राहुल जी मुझे बता रहे थे, मैं चाहूंगी वो आप बताएं। वो आखिरी पंक्ति का आदमी, आरएसएस का स्वयंसेवक, कैसे गिनता था और नहीं, क्या होता था basically क्या इमरजेंसी के होता है टाइम कि पर। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे वो, मतलब कि इतना ध्यान रखा जाता था कि ये कहीं कुछ क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब हमने भी वो सुना ही है, इट्स एन एनेक्डोटल थिंग। पर होता क्या है कि जब आप शाखा में होते हो, तो शाखा में जब आप लाइन में लगते हो आखिर में, तो वहाँ पर कैसे गिनते हैं कि कितने लोग आए आज। तो हर लाइन के आखिर में जो व्यक्ति होता है वो आगे पीछे से गिनता 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 आता है और सबसे आगे वाले के पास जाके उसको बता देता है कि तेरी लाइन में इतने लोग खड़े हैं। फिर एक पीछे साइड से आदमी निकलता है, वो उन सबकी संख्या काउंट करके सामने वाले को बताता है, मुख्य शिक्षक कहते हैं जिसको। और फिर वो जाके जो वहाँ का सबसे बड़ा उस दिन प्रेजेंट अधिकारी होता है, उसको दौड़ के जाके बताया जाता है कि आज इतने लोग आए। तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऐसे किया उसको कि भाई आपने फटाफट फटाफट पैरेलली काम हो जाए, तो सारे सब जाके पैरेलली जाके बताकर आ गए। पर हमारे जो बड़े हैं वो बताते हैं कि उस समय इंट्रूडर्स घुसा के शाखाओं में ये जानने की कोशिश की गई कि ये लोग कान में क्या बताते हैं। उनको लगता था कि कोई ये टॉप सीक्रेट चीज़ है जो एक दूसरे के कान में बता रहा है, दूसरा तीसरे के कान में बता रहा है जाके। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पुलिस वाले पकड़ने आते थे, हमने तो सुना ही है, मैं तो था ही नहीं, मैं तो माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी तब। पर पुलिस वाले पकड़ने आते थे कहीं पर, क्योंकि बैन था तो आरएसएस की एक्टिविटीज़ बैन थी। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि कहाँ पर चप्पल जो है वो लाइन से उतरी हुई है। क्योंकि हमको सिखाया जाता है कि भाई चप्पल आपको एक ही लाइन में उतारनी है सबको, तो बिल्कुल एक रो में सीधी 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 सब अपनी चप्पल उतारते हैं। तो अगर चप्पल एक जैसी उतरी हुई है तो मतलब अंदर आरएसएस की बैठक चल रही है। तो वो कोई प्रॉम्प्ट देता था तो पुलिस आ जाती थी। तो फिर बाय डिज़ाइन चप्पल बिखेर के अंदर बैठते थे ताकि किसी को ये ना लगे कि ये संघ वालों का वो चल रहा है। देखिए ये वो दौर था, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं ना हम। की बात है। मुझे लगता है आरएसएस को लेकर, आरएसएस की विचारधारा को लेकर, आरएसएस पर जितने आरोप लगाए जाते हैं उनको लेकर, अयोध्या पर, राम मंदिर पर, और जो विचारधारा चली आ रही है उस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। थैंक यू राहुल जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत विस्तार से हमने चर्चा करके आपको ये समझाने की कोशिश की और राहुल जी ने आपको समझाने की कोशिश की। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इसलिए समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं या सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं कि इतनी मेहनत हुई तो इतनी भाग दौड़ की, बहुत संघर्ष हुआ है। और जब आप पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, अपने हीरोज को सुनेंगे, अपनी उन गाथाओं को जब आप सुनेंगे तो मे बी आप इमोशनल हो जाए, मे बी कि आप होंगे इमोशनल। और ये पॉडकास्ट मतलब मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको फील हुआ इसका एक एक शब्द, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए, ऐसी और खबरों के लिए आप NMF न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।